जी आपने यहाँ पे पढ़ा था सर। क्या चीज, ये आपने पढ़ा था यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 1 था, उसके बाद आप लोगों ने क्लासेस ही नहीं ली, फिर हो नहीं पाया। तो ये जो है ना, इसमें आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, आप इंग्लिश एस्से पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश एस्से के लिए हमने देखा था प्री रिक्विजिट्स ऑफ एस्से। एस्से राइटिंग से पहले आप लोग क्या करेंगे कि ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको आए, उसके बाद आप ऐसे बेहतर वे में सीख सकते हैं। तो जो इसके बिल्कुल बेसिक एलिमेंट, बेसिक यूनिट है, वो आपकी वोकेबलरी है। कि आपको वोकेबलरी बिल्डिंग जो है ना, ये आप करें, वोकेबलरी बिल्ड करें। और एक टेक्निक के तहत, वो टेक्निक हमने देखा था, मतलब आप काम करेंगे वोकेबलरी, फॉर्मल वोकेबलरी पे। फिर आप वोकेबलरी का यूजेज होता है सेंटेंसेस में, तो जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब, उसका आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर भी, और स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको आना चाहिए उसका जो यूजेज है, यूजेज यूजेज भी आपको आए कि किस सेंटेंस का यूजेज कौन सा है, स्ट्रक्चर के साथ साथ। फिर विद इन अ सेंटेंस आपका यूज होता है ग्रामर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपके कंजंक्शंस हैं, आपके एडवर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, फिर आपके पंक्चुएशंस भी हैं। मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हो गया, जितना ग्रामर है वो भी आपका ठीक हो, कि आपके मतलब मिस्टेक्स ना हो राइटिंग में, जो हार्डवेयर ऑफ ऐसे है। वोकेबलरी हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर। तो जब ये चीजें आपको आए, तो इसका हमने कहा था कि यार ये आपको लाजमी आना चाहिए, और इसका रोल आप समझ जाएं कि ये 25% है ऐसे राइटिंग में। मुकम्मल ऐसे ये नहीं होता। तो ऐसे राइटिंग का जो बाकी पोर्शन है, जिसको आप 75% तक वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं, उसका ताल्लुक है आपकी नॉलेज से। कि आपके पास किसी भी गिवन टॉपिक के हवाले से कितनी वास्ट इंफॉर्मेशन या नॉलेज है, मुख्तलिफ एंगल्स की, जिसे आप ऐसे राइटिंग में लिख सके एक टेक्निक के तहत। तो फिर नोट्स मेकिंग है, तो आप नोट्स मेकिंग भी पहले से करते हैं, ताकि आपके पास वोकेबलरी का पूरा जखीरा हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी प्रूव्ड हो, ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। और फिर आप ऐसे राइटिंग की टेक्निक में जब जो कुछ भी लिखेंगे, तो लिखने के लिए आपके पास चाहिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज, ये हो। तो उसके बाद आप फिर शुरू करते हैं ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग में फिर आप 10 टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो फिर आप हर ऐसे को उसके टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर देखें, इसमें हमने बात की थी हल्की सी के, आप ऐसे राइटिंग से पहले काम करें वोकेबलरी पे। तो वोकेबलरी पर हमने बात की थी कि आप जो है फॉर्मल वोकेबलरी सीखें फॉर्मल ऐसे राइटिंग के लिए, कि नाउन की वोकेबलरी भी आप सीखें। जैसे आगे एग्जांपल्स दिए हैं हमने कि नाउन का जो भी वर्ड है वोकेबलरी में, वो मुश्किल इजी नहीं होता। चूंकि आप पूछते हैं यार कि ऐसे राइटिंग में आसान वोकेबलरी लिखे या मुश्किल, तो आसान या मुश्किल नहीं होता, उसमें सिंपल या फॉर्मल और कम्प्लेक्स होता है। कुछ आप एक कम्प्लेक्स या इनफॉर्मल वोकेबलरी है, वो चाहे इजी हो या मुश्किल हो, आप नहीं लिखते। अच्छा, फॉर्मल वोकेबलरी कम्प्लेक्स नहीं होती है, वो इजी मतलब आपको आती है तो इजी है, नहीं आती है तो मुश्किल है, तो आप उसको सीखते हो, आप लिखते हो। ये जो पूरा पोर्शन है, मतलब नाउन का, एडजेक्टिव की वोकेबलरी, वर्ब की, फ्रेजल वर्ब, प्रीफिक्स, सफिक्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ये आप सीखते हो। और याद है, ये जब आप सीखते हैं तो 1:3 के हिसाब से, कि जो एक वर्ड है, जैसे एडवांसमेंट है एक वर्ड, इसके आपको आने चाहिए 3 सिनोनिम्स भी, 3 एंटोनिम्स भी। तो लाइकवाइज जितने भी ये अल्फाज हैं ना, ये आप निकालते कहाँ से हैं। इसकी हमने बात की थी टेक्निक्स पे, कि आप जो है ना, अगर ये टेक्निक्स करते हो, तो इसकी हमने बात की थी वोकेबलरी बिल्डिंग टेक्निक्स के हवाले से। ये यहाँ से ना, कि वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए टेक्निक्स, पहला हमने कहा था कि आप आर्टिकल रीडिंग, कोई भी आर्टिकल पढ़ें, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, जस्ट वहां से अल्फाज उठाने के लिए। कि किसी भी एक आर्टिकल के सिंगल एक जस्ट 1 पैराग्राफ जो है 10-12 लाइन्स का, तो 10-12 लाइन जो है उसका आप खाली पढ़ें। उसमें हर जुमले में नाउन भी मिलेगा, आपको वर्ब भी मिलेगा, उसमें आपको प्रीफिक्स भी मिल सकता है, सफिक्स भी मिल सकता है, फ्रेजल वर्ब भी मिल सकता है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो भी मिल सकता है, या वो फॉरेन टर्म जो कि इंग्लिश एडॉप्ट करके उसको यूज कर रहा है वो भी मिल सकता है। तो फिर इसमें जितने भी अल्फाज थे, आप सबको निकाल के अपने वर्ड लिस्ट में ऐड करेंगे, चाहे वो अल्फाज आप जानते हो या ना जानते हो, आप उसको लिखेंगे। चूंकि आप किसी लफ्ज को जानते हो, मे भी उसके सिनोनिम्स आपको मालूम ना हो या एंटोनिम्स मालूम ना हो, तो फिर आप वर्ड लिस्ट बनाते हैं। कुछ पेजेस का वर्ड लिस्ट आपका होता है ना, उनका आप ऊपर लगाते हैं स्टिकी नोट्स के, भाई ये मेरा जो वर्ड लिस्ट है विद इन रजिस्टर, या सेपरेट आपके पास पेजेस हो, कि यार ये मेरा लिस्ट है नाउन्स का, ये वर्ब्स का, ये फ्रेजल वर्ब्स का, ये प्रीफिक्स सफिक्स का, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का।
तो फिर आप ये वहां पे अल्फाज लिखते हो और उसके 3 सिनोनिम और 3 एंटोनिम्स भी आप लिखते हैं। तो सिनोनिम्स आप क्यों सीखते हैं, या आप मुख्तलिफ ये वैरायटी ऑफ अल्फाज क्यों सीखते हैं? क्योंकि वोकेबलरी के परस्पेक्टिव में जो वन पैराग्राफ है, वन पैराग्राफ में जो एक लफ्ज है इट इज यूज्ड ओनली वंस। तो एक पैराग्राफ में एक लफ्ज सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। नेक्स्ट टाइम उसका आप यूज करेंगे तो सिनोनिम लिख सकते हैं। तो वर्ब का सिनोनिम वर्ब भी हो सकता है, आप लिखे। वर्ब का जो सिनोनिम है वो फ्रेजल वर्ब में भी जा सकता है। जैसे आपका वर्ब था, लेट सपोज यहाँ पे डिले था, डिले डिले वर्ब है। आप इसको नेक्स्ट टाइम लिखे तो आप इसको पोस्टपोन भी तो लिख सकते हो, पोस्टपोन भी लिख सकते हो। लेकिन पोस्टपोन के साथ आप इसको पुट ऑफ भी लिख सकते हो। तो ये वैरायटी आ गई कि यार डिले था, पोस्टपोन था, वो वर्ब थे, ये आपने कर दिया पुट ऑफ। अभी पुट ऑफ इज फ्रेजल वर्ब। तो ये अल्फाज की वैरायटी या डाइवर्सिटी आती है हार्डवेयर के लेवल पे आपके पैराग्राफ के अंदर। यही बात हमने पहले भी की थी। फॉर एग्जांपल दिया था कि आप अगर वर्ड लिस्ट बनाते हैं, नाउन का अलग लिस्ट है, वहां पे एक सिंपल वर्ड भी है एडवांसमेंट का। और जो एडवांसमेंट है वो आपको आता भी है लफ्ज, बट फिर भी आप उसको लिख के यहाँ पे अपने वर्ड लिस्ट में, और उसके फिर निकाले 3 सिनोनिम्स। सिनोनिम में आपको कोई नया लफ्ज भी मिल सकता है। 3 निकाले एंटोनिम्स, वहां पर भी आपको नया लफ्ज मिल सकता है। और ये अल्फाज आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में हो, खाली आप इसको क्रेम ना करें। जब क्रेम नहीं करेंगे तो आप हर लफ्ज पे जुमले भी बनाएंगे। एडवांसमेंट था, उसको यूज करो अपने सेंटेंस के अंदर। तो आप लिखेंगे सेंटेंस। बर्जनमेंट था, इसको भी लिखो अपने एक सेंटेंस में लिखे। तो फिर आपका सेम एक्सेलरेशन था, डेवलपमेंट था, बनाए जुमले। एंटोनिम्स थे, डी एक्सेलरेशन था, डिस्ट्रक्शन था, डाउनफॉल था। डाउनफॉल भी है, थॉट भी है, इस पर भी बनाए जुमले ताकि ये अल्फाज आपको याद रहे। फिर यही अल्फाज की रिवीजन के लिए कि आपने जो नए अल्फाज सीखे थे, तो टेक्निक नंबर 2 क्या होगा? आप क्या करेंगे? फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग इज व्हाट इज योर थॉट्स राइटिंग। कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है और आप कहे कि मैं कुछ लिख नहीं सकता, तो आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे होते हैं हर टाइम। ये आपके थॉट्स, आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो उसको आप लिख के अपने अल्फाज में एक पैराग्राफ की शक्ल में। और मेन मकसद क्या होगा इसमें, ये आप जो है ना न्यूली लर्नड वोकेबलरी जो कि आपने अभी अभी सीखी थी वोकेबलरी लिस्ट में डाल के, तो आप कोशिश ये होगी कि मैं इसमें नए नए अल्फाज लिखूं बार बार ताकि वो लफ्ज में भूल ना जाऊं। और फ्री राइटिंग का एक और फायदा, आप जो भी रोजमर्रा रूटीन के अल्फाज लिखेंगे, तो बहुत सारे अल्फाज होंगे जिनका जो आप लिखना चाहेंगे, बट उन अल्फाज का आपके पास इंग्लिश का लफ्ज नहीं होगा। तो आप अपनी फ्लुएंसी खराब ना करें, टाइम भी वेस्ट ना करें, आप वो लफ्ज उर्दू में लिखे उसको अंडरलाइन करें। एक और लफ्ज नहीं आता उर्दू में लिखे अंडरलाइन करें, जितने भी अल्फाज थे आपके, तो वो सारे आप उर्दू में लिख लिख के उसको अंडरलाइन कर लें। तो जब आप इसको अंडरलाइन करेंगे ना, तो फिर हम इसको देखते हैं कि यार ये जो आप अंडरलाइन करेंगे, तो अंडरलाइन करने से फायदा क्या होगा कि देखिए ये जो नेक्स्ट डे आप जब ये पढ़ेंगे ना, ये आर्टिकल रीडिंग, आर्टिकल को नहीं पढ़ो, जो आपका नीचे ये फ्री राइटिंग में, ये जो फ्री राइटिंग में जो आपको नए अल्फाज मिले उर्दू के जिसकी इंग्लिश मालूम नहीं है, तो इस उर्दू को आप उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी में इसका इंग्लिश का लफ्ज फाइंड आउट करें। फिर उस इंग्लिश के लफ्ज के 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स निकाले और फिर उसको ऐड करें अपने वर्ड लिस्ट में कि ये डेली रूटीन के अल्फाज हैं, मुझे आने चाहिए। क्योंकि मैं जब ऐसे लिखूंगा वो भी लिखूंगा अपने अल्फाज में, और अपने अल्फाज में मैं रोजमर्रा डेली रूटीन के इंग्लिश के वर्ड्स लिखूंगा, तो मुझे इन इन अल्फाज के ये डेली यूज होते हैं, इंग्लिश नहीं आती, तो ये वर्ड लिस्ट में ऐड करके इसके 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स निकाल देंगे, इन पर बनाएंगे जुमले, तो ऐसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो जो टेक्निक नंबर 3 था वो भी हमने देखा था कि आप फिर रात को क्या करेंगे? डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग का क्या फायदा है? आप रात को लिखेंगे सारी एक्टिविटीज, मॉर्निंग से लेके दोपहर के, इवनिंग के, रात के, इवन नेक्स्ट डे के, ये सारे में एक्टिविटीज लिखूंगा। इसमें भी वोकेबलरी बिल्डिंग की इन्हांसमेंट के हवाले से आप हर नया लफ्ज, यदि न्यूली लर्नड वोकेबलरी इस पे दोबारा यूज करेंगे जो कि आपने वर्ड लिस्ट बनाते हुए सीखा या फ्री राइटिंग के बाद सीखा, रात को दोबारा यूज करें, तो फिर पूरी रूटीन में दोबारा काफी अल्फाज होंगे जिनकी इंग्लिश आपको नहीं आएगी, तो आप उनकी दोबारा उर्दू लिख के अंडरलाइन करते रहे। तो नेक्स्ट डे आप दोबारा आर्टिकल रीडिंग के बजाय क्या करें कि भाई ये उर्दू का इंग्लिश निकाले, इंग्लिश के लफ्ज ऐड करे वर्ड लिस्ट में, इसके 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम्स बनाए, और फिर आप सब पर जुमले लिखे हैं।
तो ये काम आप खाली 20-25 दिन या 1 महीना कर दे मैक्सिमम, तो आपकी जितनी ये राइटिंग स्किल्स है ना, मतलब कि फ्लुएंसी आ जाए, मैं कुछ लिखूं तो वो मसला हल हो जाएगा, आपको सारी वोकैबुलरीज आ जाएंगी। उसके बाद आप अखबार पढ़ें, बुक पढ़ें, फ्री राइटिंग करें, डायरी राइटिंग करें, तो वही अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं। तो जब रिपीट होंगे तो आप उनके पे सिनोनिम्स लिखें, ऑपोजिट बात हो तो एंटोनिम्स लिखें, और फिर जो एंटोनिम्स हैं वो खुद में भी सिनोनिम्स हैं, तो आपके वोकैबुलरी का मसला हल हो जाएगा। यहां तक हमने देखा था वैसे, याद है आपको? आवाज आ रही क्लियर आप लोगों को? जी सर, जी क्लियर है सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो ये तो था ना अल्फाज का। फिर अल्फाज के बाद हमने बात की थी कि वोकेबलरी बिल्डिंग अगर हो एसे राइटिंग से पहले, तो एसे राइटिंग के बाद जो एसे राइटिंग में अगर वोकेबलरी पर काम करते हैं, तो वोकेबलरी के बाद आप पता है क्या करेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आप कहेंगे यार कि हम फिर इसमें देखें, ये जो पूरे में से है कि टेंसेस आपको आने चाहिए। टेंसेस का आपको न सिर्फ आए स्ट्रक्चर, जो फार्मूला है ये आपको आना चाहिए। टेंसेस का सबसे अहम चीज उसका यूजेज है, कि आपको ये यूजेज हमेशा आए। फार्मूला तो पता है, स्ट्रक्चर आपको, बट कौन सा टेंस किस टाइम यूज करना है, यूजेज आए। तो जो टेंसेज हैं उसमें एरर्स आपसे ना हो पाए, कि मिस्टेक्स ना हो, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। अभी आप सब कहेंगे टेंसेस तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं, हमें आते हैं, बिल्कुल आते होंगे, बट इसके यूजेज और इसके मिस्टेक्स यहाँ पे गड़बड़ होती है। फिर आप देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये भी आपको आने चाहिए, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव। ये स्ट्रक्चर भी आप करते हो कि फार्मूला मैं ठीक तरह लिख सकूं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इक्वली इंपॉर्टेंट उसका यूजेज, कि ये सेंटेंसेस में कब कब यूज करता हूँ। सेम फिर आपके फ्रेजेस हैं, आपके क्लोजेस हैं, ये भी आपको आने चाहिए। तो फ्रेजेस और खासकर क्लोजेस आपको आए तो इन्हीं के बेसिस पर आप फिर लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये मुश्तमिल होते हैं 2 या 3 या ज्यादा क्लोजेस पर। इसीलिए आपको क्लोजेस भी आने चाहिए। और फिर ये जब क्लोजेस सीखेंगे तो फिर आपको ये लेंथी जुमले बनाने में इशू नहीं होगा। जैसे सिंपल सेंटेंस से बना है एक क्लोज से, कंपाउंड 2 क्लोजेस से, फिर आपका ये डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज से, सॉरी दोनों डिपेंडेंट दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लोज, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 क्लोजेस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 3 4 5 6 तक आपके होते हैं क्लोजेस। इसका आप सीखते हैं स्ट्रक्चर, और सेम स्ट्रक्चर के साथ साथ इनका यूजेज, कि जब मैं इसको लिखूंगा पैराग्राफ राइटिंग में तो इन सेंटेंसेस का आया यूजेज क्या है, ये सारे यूज होते हैं आपके। फिर आप कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें विल कंडीशन है, वुड है मिक्स्ड। मिसाल है, आप कोई बात लिखना चाहे फ्यूचर के हवाले से, आप कोई जो बात पॉसिबल हो, जो बात नियर टू पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो, आप जो है पास्ट की बात को लिंक करें विद द प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात को लिंक करें विद द फ्यूचर, ठीक है, तो मिक्स कंडीशनल। आप दोनों बातें करें प्रेजेंट की, दोनों बातें करें पास्ट की, तो ये बातें आप कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की जुबान में। टेंसेस से ये काम नहीं होगा, ये भी आपको आना चाहिए। तो इसमें जो एरर्स हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जो मिस्टेक्स हम ना करें, अगर आप सीखते हो तो फिर वही स्ट्रक्चर और प्लस इसका यूजेज, कि इसका यूजेज भी करेक्ट हो, ये भी आपको आना चाहिए। फिर आप कहते हैं वॉइसेज, चूंकि आपके पैराग्राफ राइटिंग में एक्टिव वॉइस भी यूज होता है, पैसिव वॉइस भी यूज होता है। डेट्स वाई आपको सारे टेंसेस का, सेंटेंसेस का, कंडीशनल्स का, क्लोजेस का, इन सब का आपको एक्टिव के साथ साथ पैसिव वॉइस बनाना भी आना चाहिए। और फिर ऐसे राइटिंग में खास कर इसका यूजेज, कि एक्टिव वॉइस कब यूज करते हैं, पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर देखिए आप कहते हैं नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ऐसे राइटिंग में आपका जहाँ पे आता है ना इजी जुबान, आप कहते हैं इनडायरेक्ट, ये तो यूज होता है, लेकिन ऐसे राइटिंग में आपका डायरेक्ट टेंस भी यूज होता है पैराग्राफ में। तो दैट्स वाई आपको हर एक जितने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, लेट वाले, कंडीशनल्स वाले, इवन जो आपके टेंसेस हैं, सब का आपको इनडायरेक्ट के साथ साथ डायरेक्ट टेंस भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ जनरल पैराग्राफ्स है। आप लिखते हो डायरेक्ट टेंस भी और इनडायरेक्ट भी लिखते हो, दोनों।
फिर से ये ग्रामर का जो पोर्शन है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ विद इन स्ट्रक्चर आपके मिस्टेक्स ना हो, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सिंपल तो आपको आते हैं डेफिनेशन के, व्हाट इज अ नाउन भी ठीक है, बट भाई व्हाट इज नाउन के साथ साथ जो नाउन के टाइप्स हैं, तो टाइप्स को पढ़ते हुए जो उसके एरर्स है, एरर्स वो आप पढ़ते हो कि आपका मिस्टेक ना हो। एडवर्ब पे जो एडवर्ब के टाइप्स है कि मतलब इसका सीक्वेंस, इसके जो डिग्रीज है एडवर्ब के, ठीक है, वो किस तरह सीक्वेंस क्या होता है, एडजंक्ट्स डिसजंक्ट्स वगैरह। एडजेक्टिव्स, फिर जो एडजेक्टिव्स के टाइप्स है आप पढ़ते हैं। एडजेक्टिव का जो सीक्वेंस है कि आप इसका सीक्वेंस ना बिगाड़े पैराग्राफ राइटिंग में, वो भी आना चाहिए। फिर ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, उसकी जो एरर्स है वो भी आने चाहिए। फिर इवन जो आपका एडवर्ब था उसका भी सीक्वेंस डिग्रीज है। फिर आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स के एरर्स, डिटरमाइनर के एरर्स, प्रेपोजिशंस उसकी एरर्स, ये सारा आपको आना चाहिए कि आपका जो एक एक सेंटेंस है आप उसमें फिल्टर आउट करें अपने मिस्टेक्स को। फिर आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ना चाहिए पंक्चुएशन, और इसका भी सबसे अहम चीज क्या, यूजेज, कि पीरियड कब कब आप यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कोमा, कोलोन, सेमी कोलोन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोमा, कोलोन, सेमी कोलोन, इसका बार बार यूज आता है पैराग्राफ राइटिंग में, वो भी एडवांस राइटिंग में, कि मतलब कोमा, कोलोन, सेमी कोलोन, ये एडवांस राइटिंग का पोर्शन है। फिर सेम आपके डैश है, हाइफिन है, ब्रैकेट्स है, ब्रेसेस है, पैरेंथेसिस है। इसी तरह एपोस्ट्रोफी भी बहुत यूज होता है एडवांस राइटिंग में, तो एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एलिप्सिस है, कोई कोटेशन मार्क है, कोटेशन मार्क भी सेम इंपॉर्टेंट, वो सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट, बट इनका यूजेज ज्यादा होता है जो हमने हाईलाइट किए, ये भी आपको आना चाहिए। फिर आप कहते हैं भाई स्पेलिंग नहीं होते, तो स्पेलिंग रूल्स भी हैं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसके 30 रूल्स है कि आपकी स्पेलिंग के मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। और फिर ये बात हमने ऊपर की थी एनालॉजीज वाली, वैसे कि जो सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड का सिनोनिम, उसका एंटोनिम वगैरह आपको सारा आना चाहिए। और सिनोनिम एंटोनिम्स हमने कहा 1:3, जितना बढ़ाएं 1:5 उतना बेहतर आपको रहता है। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको आए ताकि आप इसको कंफ्यूज करके गलत पेयर न लिख दें ऐसे राइटिंग में। वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स, ये आपकी वर्बोसिटी खत्म करता है पैराग्राफ राइटिंग में। एक तो प्रेसी राइटिंग में काम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे राइटिंग में भी वर्बोसिटी के खात्मे के लिए एक बात आप जब टू द पॉइंट करेंगे तो आप इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे और लिख देंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूट, तो ये नीचे वाला आपका अलग पोर्शन है। तो आप कहेंगे इसके टेक्निक्स क्या है, क्योंकि ग्रामर तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो ऐसे राइटिंग पढ़ रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे भाई ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है एंड जो ग्रामर है, ठीक है ना, इसकी इसका जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट, इसके फिर जो ये टेक्निक्स हैं भाई ये क्या है। सेंटेंस, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर है, इसको आप घर के अंदर भी काम करें तो इसके जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर, इसका जो असल में टेक्निक्स है वो क्या चीज है, इसके टेक्निक्स वही है असल में। इसको देखो आप, हम बात करें थ्री, क्या 3 ब्रॉड टेक्निक्स इसके हो सकते हैं। और ये जो 3 टेक्निक्स हैं ये असल में आपने जो देखा वोकेबलरी बिल्डिंग के टेक्निक्स, वही पोर्शंस हैं। जैसे कि देखें नंबर वन क्या था इसमें, ऊपर हमने लिखा था, उसी को अगर हम क्या करें कॉपी, ये देखें, लेट सपोज यहाँ पे पहला वाला आपका क्या था, ये वोकेबलरी लिस्ट, क्योंकि सारे काम एक साथ ही हो रहे होते हैं, आप इसको अलग अलग करके तो काम नहीं करेंगे। जब आप वोकेबलरी बनाते हो, वोकेबलरी का आपने बनाया वर्ड लिस्ट, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर का टेक्निक। आप कहेंगे इसमें लेट सपोज आपने बनाया था वोकेबलरी की लिस्ट, उसमें आपका वर्ड आपने निकाला था लेट सपोज एडवांसमेंट, ये आपका था वर्ड, सिनोनिम निकाल दिए, एंटोनिम निकाल दिए। अभी देखिए आप यहाँ पे सेंटेंस लिख तो रहे हैं, सेंटेंस, सेंटेंस के विद इन ही तो ग्रामर के पोर्शंस होते हैं, पंक्चुएशन, कंजंक्शंस होते हैं, कोमे होते हैं, प्रेपोजिशन यूज होते हैं। तो आपने लेट सपोज जब ये सेंटेंस बनाया ठीक है, तो देखिए ये जो आपने सेंटेंस बनाया ना, सेंटेंस ये आप रैंडम नहीं बनाएंगे। लेट सपोज ये आपका सिनोनिम था, सिनोनिम एडवांसमेंट का ना, इस पे चले मिसाल के तौर पे हम अगर ये काम करें, एक अगर टेबल बनाए आपको समझ आए, वर्ड वर्ड लिखते हैं, फिर आपका सिनोनिम, फिर आपका एंटोनिम। हम चले 3 ही अगर करते हैं, लेट सपोज आपने यहाँ देखे आपका जो था ना वर्ड, वर्ड, ठीक है, वर्ड जो था यहाँ पे आप उसके बनाए क्या चीज, जो के थे सिनोनिम्स,
ठीक है। अच्छा, 1 2 3 हो गए। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं उसके जो एंटोनिम्स हैं। तो ये भी आपने कम से कम अगर 3 ही बनाए, कोई भी एक वर्ड आपने कोई भी यहाँ पे 1 वर्ड बना दिया, हो गया। अच्छा, यहाँ सिनोनिम नंबर 1 था, सिनोनिम नंबर 2, सिनोनिम नंबर 3, एंटोनिम, एंटोनिम का 1 2 3, ये आपके हो गए। तो अभी देखें इन पे हमने क्या कहा था, क्या आप इस पे बनाएं जो कि सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो जो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंस, ये आप बना रहे हैं सेंटेंस। ये खुद था वर्ड, वर्ड जो आपका था वो मिसाल के तौर पे हम उसी को उठाते हैं कि डेवलपमेंट था, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। ये वर्ड था, नीचे सिनोनिम 1 2 3, इस पे आप जुमला बनाएंगे। बड़ा तो जुमला बनाएंगे ना आप, इसमें बनाएंगे प्रेजेंट का इनडेफिनेट जुमला। जब इनडेफिनेट जुमला बनाएंगे तो आप इस पे देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब फार्मूला, फार्मूले के साथ साथ आप देखेंगे इसका यहाँ पे यूजेज है, यूजेज पर भी आप काम करेंगे। ये एक था स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ इसका यूजेज, इन दो चीजों पे आप काफी गौर करेंगे कि मतलब ये मेरा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाकी तो आपको सब आता है, लेकिन सब आने के अलावा ये जो चीज है कि आप स्ट्रक्चर अगर आपको आता है, मैं भी यूजेज गलत लिख रहे हो, तो ये आप पढ़ के बुक से, मैट्रिक के बुक से पढ़े, एफएससी से पढ़े, किसी भी बुक से पढ़े कि प्रेजेंट इनडेफिनिट के जो यूजेजेस है ना, यूजेजेस, फार्मूला तो मिलता है हर जगह, यूजेज के लिए फिर आप देखते हैं कि यार इसका यूजेज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो गलत तो मुझसे नहीं हो रहा। तो आप जब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे 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 तो इन द एंड ये बड़ा इंप्रूव हो जाएगा। फिर एक सिनोनिम था, सिनोनिम में आप जुमला लिखेंगे, इसका जुमला बनाएंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, स्ट्रक्चर और यूजेज का ख्याल करते हुए। अगला सिनोनिम आप इस पर जुमला बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, अगला जुमला आप इसमें बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी आपका जो सिनोनिम एंटोनिम वो तो रिवाइज हो रहा है, लेकिन आप उसको अलग अलग टेंसेज में लिखते हुए स्ट्रक्चर और यूजेज का ख्याल करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे अभी आप बोले यार कि स्ट्रक्चर यूजेज मतलब बड़ी चीज थोड़ी है, बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन ऐसे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखिए मिसाल के तौर पे हमने पहले शायद एग्जांपल दी भी थी। हम यहाँ पे लिख के कि भाई, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं बिल्कुल स्कूल वाला जुमला, बेसिक भी, ताकि हर बंदे की समझ में आए। भाई ये इंडस रिवर इज, ठीक है ना, इंडस रिवर इज फ्लोइंग थ्रू पंजाब। अभी देखिए ये हम लिख रहे हैं इज फ्लोइंग, पहले हमने बात की थी इज फ्लोइंग नहीं है, क्योंकि इसका यूजेज क्या है। ये जुमला हम नीचे भी, लेट्स सपोज आप इस जुमले को उठाएं, इस जुमले को आप उठा के फिट कर दे नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये स्कूल टाइप नहीं है कि आप कहें कि आई ईट एप्पल, फिर आई एम ईटिंग एन एप्पल, फिर एप्पल इज ईटन बाय मी, या सॉरी आई हैव ईटन एन एप्पल, द एप्पल हैव बीन, एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी सिंस फलाना। वो तो आप खाली सीखते हो, यूजेज में तो गड़बड़ है। अब ये जुमला असल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो नहीं है, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो। ये जुमला असल में किस चीज का है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का, कि भाई द इंडस रिवर क्या फ्लोज, इंडस रिवर फ्लोज थ्रू पंजाब एंड सिंध। क्योंकि ये हर रोज बहता है, रेपिटेटिव टास्क है, तो ये जुमला आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट ही का है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यहाँ पे जुमला आ ही नहीं सकता। तो आप ऐसे ख्याल करते हो, फार्मूला तो हो गया भाई, थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस ई एस आई एस लगा दिया वगैरह वगैरह, बट यूजेज में जो रेपिटेशन हो, जो हैबिट हो, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो, एक काम हो शॉर्टर ड्यूरेशन का हो, तो वो आप यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन, लेट सपोज हम कंटिन्यूअस में एक जुमला बनाए, हम यहाँ पे लिखें शी इज, ठीक है ना, शी इज बर्निंग हर फिंगर वाइल कुकिंग। भाई वो अपनी उंगली चलाती है खाना पकाते हुए, शी इज बर्निंग हर फिंगर, ठीक है ना, वाइल कुकिंग। तो आप कहेंगे भाई जुमला सेट हो गया, बट सेट नहीं हुआ। ये देखो बर्निंग, ये बर्निंग आपका एक वोकेबलरी है जो कि इशारा करता है शॉर्टर ड्यूरेशन, कंटिन्यूअस में होता है लॉन्गर ड्यूरेशन। भी आप खुद अंदाजा लगाएं, भी एक लड़की है वो खाना पका रही है,
तो खाना पकाते हुए वो अपनी उंगली जला रही है या जलाती है, जल जाती है। तो जैसे उंगली को आग टच करे वो फौरन तौर पर पीछे कर देती है, ऊपर हाथ रख के तो वेट नहीं करेगी, वेट नहीं करेंगी कि जलता रहे। तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन का जुमला है, ये भी यहाँ पे फिट नहीं होता। ये फिट कहाँ पे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि शी, ठीक है ना, क्या होगा? बर्न्स शी बर्न्स हर फिंगर वाइल कुकिंग, जब भी खाना पकाती है उंगली जला लेती है, रही है नहीं, जला लेती है, जला देती है। तो ये भी यूजेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें देखिए आप जो वोकेबलरी की आपकी लिस्ट थी, वोकेबलरी तो आपकी इंप्रूव हो रही है, उसको आप जुमले के अंदर भी यूज कर रहे हैं, वोकेबलरी आप सीख रहे हैं। लेकिन जो आप इसको लिखेंगे तो आप हर वर्ड पे अलग अलग टेंस लिखेंगे, उसका करेक्ट स्ट्रक्चर के साथ साथ करेक्ट यूजेज भी, ताकि मुझे यूजेज ठीक आए, ताकि ऐसे राइटिंग के अंदर मैं अगर फॉर्मूले ठीक करूं लेकिन टेंस गलत लिखूं, यूजेज उसका ना हो, तो आपका जो ऐसे राइटिंग है ना वो सारा बिगड़ जाएगा, उसका सेंस ही कुछ और बन रहा होगा। तो दैट्स वाई ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेम आप देखिए, एक वर्ड पे बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिनोनिम पर बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी तरह के क्या क्या यूजेजेस हैं कंटिन्यूअस के। फिर आप देखें, चलो एक मिसाल के तौर पे आप, हम यहाँ पे लिखते हैं करंटली, आजकल। आजकल, आजकल हम कहते हैं, आजकल क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान फेसेस, मतलब हायर इन्फ्लेशन, भाई बहुत महंगाई है पाकिस्तान में आजकल, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो देखो, हम अगर ये जुमला मैं यहाँ से उठाऊं, उसको इसको मैं एडजस्ट करना चाहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना, यहाँ पे करंटली पाकिस्तान फेसेस इन्फ्लेशन, तो फेसेस क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये मेरा जुमला क्या है? गलत है, रॉन्ग सेंटेंस हो गया। क्यों? ये यूजेज नहीं है, ये आ गया करंटली। करंटली का मतलब है आजकल, हमेशा नहीं, आजकल। तो जहां पे आजकल आ गया मतलब आजकल एक काम जारी है, हमेशा नहीं होता। जो इनडेफिनेट है वो तो रेपिटेटिव टास्क है, हैबिचुअल, बार 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 बार। हम बात कर रहे हैं करंटली, आजकल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान इज, पाकिस्तान इज, आगे फेसेस नहीं, आगे फेसिंग, पाकिस्तान इज, पाकिस्तान इज फेसिंग इन्फ्लेशन, अभी सेट हो गया। तो ये जुमला जाएगा कहाँ पे? प्रेजेंट उस वाले लिस्ट में। तो आप बोलेंगे हाँ अभी सेट हो गया। जब अभी सेट हो गया तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक एक लफ्ज पर एक एक जुमला जब बनाएंगे तो अलग अलग टेंसेज में। तो जैसे आगाज किया, पहला वर्ड आपने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनेट, हो गया। सेकंड सिनोनिम पे बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हो गया। फिर आप बोलेंगे तीसरा बनाया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसका अलग यूजेज है प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर आप बोलेंगे चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अभी हम इसमें आते हैं तो हमारा पूरा महीना इसी में लग जाएगा, ये काम आपने खुद करना है, मैं खाली बता रहा हूँ जो टेक्निक्स हैं इसके, आ रहे समझ में? तो आप बोलेंगे एक लफ्ज के एक सिनोनिम में हमारे चारों के चारों टेंसेस कवर हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। एंटोनिम पे आप आ गए, आप चले गए टुवर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट के, मैं इस पर जो जुमला बनाऊंगा वो बनाऊंगा पास्ट का इंडेफिनिट, दूसरे का पास्ट का कंटिन्यूअस का, तीसरे पर मैं बनाऊंगा पास्ट का परफेक्ट। तो एक ही वोकेबलरी के सिर्फ तीन, एक लफ्ज के तीन सिनोनिम एंटोनिम में आपने आधे से ज्यादा टेंसेस देख लिए, आधे से ज्यादा। फिर देखिए, लेट सपोज आपका आ गया वर्ड नंबर 2, चाहे वो नाउन था या चाहे वो वर्ब था। आप जब उस पे आ गए, आप जब उस पे आ गए तो फिर आप देखें उस पे आप क्या करेंगे, आप वर्ड नंबर 2 लिखा। जब वर्ड नंबर 2 आपने यहाँ पे लिखा, वर्ड नंबर आपका हम हटाते हैं डेवलपमेंट को, हम यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आपका वर्ड था, क्या कहते हैं उसको, डिमोलिश का, डिमोलिश लफ्ज आ गया। तो अभी इस पे आप क्या करेंगे, डिमोलिश पे वही स्ट्रक्चर और यूजेज देखते हुए आप जाके लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने इसमें ये जुमला लिख दिया, आपके ये क्या हो गया, पूरे हो गए दो सिनोनिम पे आप आ गए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे किस चीज का, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर इनडेफिनेट। चलो मैं एग्जांपल भी आपको फिर देता हूँ, एक बार इसको देख लें। फिर आप इसमें देखें, आपका जो है ना फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया, आपने ये लिख दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद आपने अगला जुमला बनाया किस चीज का, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का बना दिया। और फिर जो उसके बाद वाला जुमला था वो आपने बनाया
इसका जो एंटोनिम आ गया यहाँ पे अभी क्या है, आपने बनाया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मतलब देखिए दूसरा जो लफ्ज था वर्ड नंबर टू का अभी एंटोनिम के दो एंटोनिम्स रहते हैं, और आपके 12 के 12 टेंसेस आपने रिवाइज कर लिए। दो अल्फाज, सिर्फ और सिर्फ दो अल्फाज पे 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम्स। हर लफ्ज, हर सिनोनिम, हर एंटोनिम पर जो आप जुमला बनाएंगे वो बनाएंगे अलग अलग टेंस पे। तो दो अल्फाज खत्म नहीं हुए, आपके 12 के 12 टेंसेस रिवाइज हो गए। और जब रिवाइज हो गए तो उसमें आपने उसका देखा सबसे अहम चीज कि यार उसका स्ट्रक्चर फार्मूला मेरा रिवाइज हो रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट उसका जो यूजेज है, यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आपको उसका यूजेज, आप उसको प्रॉपर वर्ड में यूज कर रहे हो। तो ये आप करते हैं इसका। अभी देखें लेट सपोज ना, अगर एक जुमला बनाता हूँ, जुमला, उस जुमले को आप देखें टेंसेस ही के हवाले से कि भाई यूजेज क्यों इंपॉर्टेंट है, यूजेज। तो आपको यूजेज पे फिर आइडिया होगा कि भाई हम ऐसे राइटिंग को फेल क्यों करते हैं, क्योंकि सर इंफॉर्मेशन एक तरफ, अल्फाज एक तरफ, आप उसमें यूजेज में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। देखिए मैं लेट सपोज यहाँ पे एक दो जुमले बनाऊं टेंसेस ही में से ना, हम यहाँ बिल्कुल सिंपल कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं भाई के अली, ठीक है ना, वर्कड हार्ड एंड हैड अचीव्ड हिज गोल। ये एक आपका टेंस हो गया। अली वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड हिज गोल टेंस है आपका। हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे फिर बनाते हैं भाई क्या, दी मुस्लिम्स, ठीक है, दी मुस्लिम्स, कहाँ के मुसलमान, ऑफ इंडिया, या सब, जैसे हम हटाते हैं मुस्लिम्स को, हम यहाँ पे लिखते हैं दी इंडियंस, ठीक है, दी इंडियंस